हेलो वेलकम टू एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट फेल्यूर। इंट्रोडक्शन। हार्ट फेल्यूर में जो फेल टर्म इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी ऑर्गन क्या हो गया, फेल हो गया है, उसका मतलब ये होता है कि वो अपना वर्क नहीं कर पा रहा है जो उसका काम होता है। जैसे हार्ट का जो काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना या पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना, और इस ब्लड को पहुंचाने को हम लोग मेजर जो करते हैं वो कार्डियक आउटपुट में मेजर करते हैं। Heart failure describes the clinical syndrome that develop when the heart cannot maintain an adequate cardiac output। अभी जो कार्डियक आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रोक वॉल्यूम पर और हार्ट रेट पे। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है हम लोग जानते हैं, हार्ट में सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, और एक सिस्टोल एक डायस्टोल क्या बनाता है, एक हार्ट बीट बनाता है। और एक मिनट में हार्ट जितनी हार्ट बीट जनरेट करता है उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम ये है कि हम लोग जानते हैं डायस्टोल में वेंट्रिकल को फिल कर दिया जाता है, और जब सिस्टोल होता है तो ये वेंट्रिकल खाली हो जाते हैं और ब्लड कहाँ पर चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो जब वेंट्रिकल से ब्लड निकलकर ब्लड वेसल्स में जाता है सिस्टोल के दौरान, तो एक सिस्टोल के दौरान जितना ब्लड ब्लड वेसल्स में जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये नॉर्मल पर्सन में 70 ml होता है, और हार्ट रेट नॉर्मल बंदे में हम लोग 72 काउंट करते हैं एक मिनट में। यानी कि एक मिनट में हार्ट जो है नॉर्मल पर्सन में 72 बार धड़कता है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 5040 ml, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। यानी कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, 5 लीटर होती है। जब ये कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है किसी भी वजह से, चाहे हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो जाए या उसमें कोई वीकनेस हो या उसमें कोई भी बीमारी की वजह से, जब ये कार्डियक आउटपुट कम होने लगती है तो जो ब्लड के जो डिस्टल ऑर्गन है या दूसरे ऑर्गन को ब्लड नहीं पहुंच पाता, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेल्यूर। हार्ट की कोई भी बीमारी जो है वो हार्ट फेल्यूर का कॉज बन सकती है, और जो वो स्ट्रक्चरल डिजीज हो या फंक्शनल डिजीज हो, दोनों ही। हार्ट की जो कैटेगरी होती है वो 3 हो सकती है। माइल्ड हम लोग कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, और सीवियर हार्ट फेल्योर कह सकते हैं। माइल्ड एंड मॉडरेट कंडीशन में जो हार्ट फेल्योर होता है उसमें कार्डियक आउटपुट रेस्ट स्टेट में तो एडुकेट होती है, लेकिन जैसे ही मेटाबॉलिक डिमांड स्टेट में जाता है बंदा, मतलब जहाँ पर उसकी बॉडी को फूड एंड ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे वो एक्सरसाइज करने लगे या दौड़ने लगे या कोई स्ट्रेस कंडीशन हो या प्रेगनेंसी की कंडीशन हो या एनीमिया हो, ये सब मेटाबॉलिक डिमांड स्टेट होती हैं इंक्रीज, जिसमें जो फूड एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में माइल्ड एंड मॉडरेट हार्ट फेल्योर में सिम्टम्स डेवलप होते हैं, यानी कि कार्डियक आउटपुट क्या हो जाती है, इनएडिक्वेट हो जाती है। सिम्टम्स में हार्ट फेल्योर में जो मेन सिम्टम्स होते हैं, एक तो सांस फूलती है यानी कि ब्रेथलेसनेस होती है, एंकल स्वेलिंग होती है यानी कि जो टखने होते हैं उनके चारों तरफ क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, और बंदे को क्या होती है, थकान होती है। साइन के तौर पे जो हार्ट फेल्योर में जो जनरली साइन आपको मिलते हैं, जेवीपी रेज होता है, जुगुलर वीनस प्रेशर, पल्मोनरी क्रेकल्स आपको मिलते हैं, और पेरिफेरल इडीमा मिलता है, यानी कि लोअर लिम्स में क्या होता है, एडीमा होता है। हार्ट फेल्योर का जो फ्रिक्वेंटली या मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। और जब हार्ट फेल्योर कंडीशन जनरली डायग्नोज होती है तो वो साइंस जो है लो कार्डियक आउटपुट के जो साइन होते हैं, पल्मोनरी कंजेशन और सिस्टमिक वीनस कंजेशन। हार्ट फेल्योर क्या है, इसमें सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड सिग्निफिकेंट मोर्टिलिटी का कोज है ये वर्ल्ड वाइडली। ओल्ड एज में इसका प्रिवलेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, 1% इन 50 to 59 ईयर एंड 10% इन 80 to 89 ईयर्स। एज के साथ हार्ट फेल्योर के इंसिडेंस क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। एंड हार्ट फेल्योर कैरी ए वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, approximately 50% of patients with severe heart failure due to left ventricular dysfunction will die within 2 years. Many patients die suddenly from malignant ventricular arrhythmias or MI. Type of heart failure.
बेस्ड ऑन साइड, कौन सी साइड हार्ट की क्या है इन्वॉल्व है, तो राइट साइड हार्ट फेल्योर, लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर एंड बाई वेंटिकुलर हार्ट फेल्योर। राइट साइड हार्ट फेल्योर का मतलब यह है कि राइट वेंटिकुलर, राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी वेल और ट्राइकस्पिड वेल, ये राइट साइड हार्ट फेल्योर में आएंगे। यानी कि इनमें कोई पैथोलॉजी होती है तो जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो रही है या रिड्यूस कर रही है, तो हम लोग उसको बोलेंगे राइट साइड हार्ट फेल्योर। इस तरीके से लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर में क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वेल, एओर्टिक वेल, ये बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्योर में दोनों वेंट्रिकल्स होंगे। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, एक्यूट हार्ट फेल्योर जो सडन होता है, कम टाइम में डेवलप हो जाता है। क्रोनिक हार्ट फेल्योर जो लंबे समय बाद डेवलप होता है हार्ट की बीमारी में। बेस्ड ऑन द डेफिनेशन में सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर, डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर, बेस्ड ऑन द कार्डियक आउटपुट, हाई आउटपुट हार्ट फेल्योर एंड लो आउटपुट हार्ट फेल्योर। काजेज ऑफ द हार्ट फेल्योर, तो कौन कौन से काजेज है जो हार्ट फेल्योर करते हैं। तो पहला कॉज है रिड्यूस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्टिलिटी, यानी कि जब वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन हो जाए, कॉन्ट्रेक्शन है वो कम हो जाए, यानी कि उसके फोर्स में क्या हो जाए, कमी आ जाए। उसकी वजह मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से मसल्स क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, मायोकार्डाइटिस हो सकती है या कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे हाइपरटेंशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी वेल स्टेनोसिस, या वेंट्रिकुलर इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मिट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड, जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, राइट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड, इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, या एरिथमियाज हो, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, टेकिकार्डिया, कार्डियोमायोपैथी, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, या डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो, जैसे कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड फाइब्रोसिस, कार्डियक टेम्पोनाइड। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हार्ट फेल्योर कंडीशन को क्या करते थे, इनहेंस करते थे, जैसे मायोकार्डियल इस्कीमिया, इंटरकरेंट इलनेस, जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाए, हार्ट में बीमारी है लेकिन साथ में क्या हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, एरिथमियाज हो जाए, या इनएप्रोप्रिएट रिडक्शन ऑफ थेरेपी, कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल कर लें, जैसे बेटा ब्लॉकर हैं या फ्लूइड रिटेनिंग प्रॉपर्टी वाले ड्रग्स जैसे एनसेड है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी एग्रीवेटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। कंडीशन एसोसिएटेड विद इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, जैसे प्रेगनेंसी कंडीशन, थायरोटॉक्सिकोसिस या एनीमिया, इन कंडीशन में भी हार्ट फेल्योर के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी कि एग्रीवेट हो जाते हैं। या आईवी फ्लूइड ओवरलोड हो जाए, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव आईवी इन्फ्यूजन में ज़्यादा फ्लूइड को इसको क्या करते हैं, चढ़ा दे बोतल के थ्रू। पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी में बहुत सारी पैथोफिजियोलॉजी हार्ट फेल्योर में वर्क करती हैं। तो पहली है स्टार्लिंग लॉ। स्टार्लिंग लॉ क्या है, कार्डियक आउटपुट को बताता है, और इसमें हम लोग प्री लोड, आफ्टर लोड एंड मायोकार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्लूड करते हैं। प्रीलोड क्या होता है, प्रीलोड हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। हम लोग जानते हैं डायस्टोल में जो होता है ब्लड वेंट्रिकल में क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, तो फिल होता रहेगा, और जब डायस्टोल खत्म होने वाला होगा, यानी कि सिस्टोल की शुरुआत से पहले डायस्टोल के दौरान वेंट्रिकल में जितना ब्लड होगा हम उसको बोलेंगे प्रीलोड। तो प्रीलोड क्या है, सिस्टोल में जाने से पहले वेंट्रिकल में जितना अमाउंट होता है ब्लड का उसको हम प्रीलोड कहते हैं। आफ्टर लोड क्या होता है, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल, और जब जब सिस्टोल होगा तो उस वक्त जो वॉल्यूम होगा या जो प्रेशर होगा वेंट्रिकल में उसको हम बोलेंगे आफ्टर लोड। एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी। तो जो स्टार्लिंग लॉ होता है वो प्री लोड, आफ्टर लोड एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी पर डिपेंड करता है। तो एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग स्टार्लिंग लॉ के अकॉर्डिंग। ये प्री लोड को हम लोग रखते हैं एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और कार्डियक आउटपुट और वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस जो है वो हम लोग वाई एक्सिस पे रखते हैं। यानी जितना ग्राफ ऊपर जाएगा कार्डियक आउटपुट उतनी ही ज़्यादा होगी और वो नॉर्मल कंडीशन होगी।
प्रीलोड आप इस तरह से देख सकते हैं। नॉर्मल जो कर्व होता है वो ये होता है, नॉर्मल नॉर्मल हार्ट का जो कर्व होता है स्टार्लिंग लॉ के अकॉर्डिंग वो ए को डिनोट करता है। जैसे जैसे कर्व ये नीचे आएगा ये हमें हार्ट फेल्योर की सीवियरिटी बताएगा। जैसे बी कर्व माइल्ड हार्ट फेल्योर, सी कर्व मॉडरेट हार्ट फेल्योर, डी कर्व सीवियर हार्ट फेल्योर। तो स्टार्लिंग लॉ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं अगर ये कर्व नॉर्मल से नीचे की तरफ है तो हम इसको वापस ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें आफ्टर लोड को कम करना पड़ेगा और जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कर्व जो है वो शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। ओके, तो स्टार्लिंग लॉ से हम लोग डिग्री ऑफ हार्ट फेल्योर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको नॉर्मल वे में वापस कार्डियक आउटपुट को इस तरह से बढ़ाएं वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रीलोड है, प्रीलोड और कार्डियक आउटपुट के बीच में क्या होता है, ग्राफ हम लोग डेवलप करते हैं और नॉर्मल कर्व एंड जब ये नीचे की तरफ आता है तो सीवियरिटी को बताता है और वापस इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। तो जब ये कर्व हम लोग कैसे ऊपर जाएगा, जब आफ्टर लोड को कम कर दीजिए आप एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ा दीजिए वेंट्रिकल्स की या हार्ट मसल्स की, तो ये कर्व जो है ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड में जाना शुरू करेगा। ओके, नेक्स्ट, जब हार्ट में कोई वेल्वुलर डिजीज नहीं होती है और उस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट क्या करती है, फॉल करती है या कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में हार्ट के अंदर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म जो होता है कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए शुरू किया जाता है। ओके, लेकिन जब ये मैकेनिज्म शुरू होता है तो कार्डियक आउटपुट इनिशियली बढ़ती है, उसके बाद क्या होना शुरू हो जाती है और ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। तो इस सिस्टम में जो देखेंगे आप, जैसे कहीं पर भी मायोसाइट्स का लॉस होता है, जैसे एमआई की वजह से हो या मायोकार्डियल फाइब्रोसिस की वजह से हो या किसी दूसरी बीमारी की वजह से जिसमें कार्डियक आउटपुट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हार्ट फेल्यूर कहेंगे जब कार्डियक आउटपुट कंडीशन कम होगी। जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम होगी तो न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन होता है। इसमें चार चीजें होती हैं। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया जाता है, राज सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है, वेसोप्रेसिन सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है और एंडोथेलियल सिस्टम को क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। जब राज सिस्टम स्टिमुलेट होता है यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन अगर एओर्टा में होगा तो आफ्टर लोड बढ़ जाएगा और आफ्टर लोड बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक वर्क, हम हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और मायोकार्डियोसाइट्स का और लॉस होगा। ठीक है, फर्दर कार्डियक आउटपुट क्या होगी, रिड्यूस होगी और फर्दर क्या होगा, राज सिस्टम फर्दर स्टिमुलेट होगा एंड दिस साइकिल रिपीट अगेन एंड अगेन। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है इनिशियली क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन लंबे समय तक सिंपैथेटिक सिस्टम अगर स्टिमुलेट होगा तो मायोकार्डियोसाइट्स में क्या होता है, होने लगती है एपोप्टोसिस क्रिएट हो जाती है। तो जब मायोकार्डियोसाइट्स जो होती हैं, इनकी जो हार्ट सेल्स होती हैं वो ऑलरेडी क्या हो हैं, कम है और उनमें और ज़्यादा लॉस होगा तो और ज़्यादा कार्डियक आउटपुट क्या होगी, रिड्यूस होगी। नेक्स्ट जो होता है हमारा जो वेसोप्रेसिन सिस्टम से क्या होता है, वाटर एंड सोडियम का रिटेंशन होता है। तो जब वाटर एंड सोडियम का रिटेंशन होगा बॉडी के अंदर तो ब्लड वेसल्स के अंदर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कार्डियक जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर वो बढ़ेगा, कार्डियक वर्क और बढ़ेगा और ज़्यादा मायोसाइट्स का लॉस होगा और फर्दर ये प्रोसेस क्या होगा, रिपीट एंड रिपीट। तो जो पैथोफिजियोलॉजी है हार्ट फेल्योर की वो दो है। एक तो हम लोग स्टार्लिंग लॉ से उसको डिफाइन कर सकते हैं,
दूसरा जो न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म है उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसको। स्टार्लिंग लॉ में जो है वो प्रीलोड, आफ्टर लोड एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी। इसमें क्या है, स्टार्लिंग लॉ कहता है कि अगर हार्ट का आफ्टर लोड कम है और उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज़्यादा है तो कार्डियक आउटपुट क्या होगी, बढ़ जाएगी और हार्ट फेलियर की कंडीशन क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर आफ्टर लोड बढ़ा दिया जाए और हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है वो क्या है, कम कर दी जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, कार्डियक आउटपुट क्या होगी, रिड्यूस होगी और ग्राफ जो है नीचे की तरफ जाएगा और राइट साइड जाएगा और हार्ट फेलियर कंडीशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा जो न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म्स होते हैं, न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म क्यों एक्टिवेट किए जाते हैं, जब जैसे ही किसी भी कंडीशन की वजह से, जैसे मायोकार्डियल लॉस है या एमआई की वजह से या हार्ट की किसी दूसरी बीमारी की वजह से अगर हार्ट फेल्योर हुआ है तो ऐसी कंडीशन में न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन होता है। तो यहाँ चार चीजें एक्टिवेट होती हैं। सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया जाता है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो ये इनिशियल कंडीशन में हार्ट की कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कराता है। लेकिन लंबे समय तक सिंपैथेटिक सिस्टम अगर स्टिमुलेट रहेगा तो जो हार्ट सेल है यानी जो कार्डियक सेल्स है उनमें एपोप्टोसिस शुरू हो जाती है और फर्दर कार्डियक आउटपुट क्या होती है, रिड्यूस होती है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है वो भी स्टिमुलेट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम है तो बीपी बढ़ाने की और मतलब रीनल ब्लड फ्लो कम होता है, जो तो रीनल ब्लड फ्लो कम होता है तो वहां से रास एक्टिवेट हो जाता है जो वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, आफ्टर लोड को बढ़ा देता है, इससे बीपी बढ़ता है, हार्ट का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस पर और ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाने की वजह से कार्डियक सेल फर्दर क्या होती हैं, डैमेज होती हैं और फर्दर जो है कार्डियक आउटपुट क्या होती है, रिड्यूस होती है और साइकिल ये अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। इसी तरीके से जो वेसोप्रेसिन सिस्टम होता है जो साल्ट एंड वाटर रिटेंशन कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम का ओवरलोड बढ़ता है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कार्डियक वर्क और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हार्ट को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो फिर से क्या होती है, मायोसाइट्स लॉस होती है और इस तरह से ये साइकिल भी क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। और इस तरह से ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है किसकी, हार्ट फेलियर की। थैंक यू।